सबसे पहला क्वेश्चन है डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तो यार ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक आर्किटेक्चर होगा वो किसी भी सिस्टम की बैकबोन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है वो सब हम आज इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया था वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1970। 1970 के अंदर पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर था जो इन्वेंट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो क्वेश्चन है हमारा पीसीज आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन। पीसीज जो है वो हमारे फोर्थ जनरेशन में आते हैं, उनको उस जनरेशन में कंसीडर किया जाता है। तो हमें यह बताना है कि उसके अंदर क्या होता है, मतलब वो किस चीज के बने हुए होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट दिया था कि ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है। तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारी उसमें था हमारे पास वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में हमारे पास आईसीज आ गए थे, आईसी आ गई थी। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। तो यहाँ फोर्थ जनरेशन की बात करी जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो कि है माइक्रो प्रोसेसर। और कोई पूछे कि भाई फिफ्थ जनरेशन में क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन में जो एआई और मशीन लर्निंग है ये वाला पार्ट भी हमारा चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन का भी आ चुका है। देखो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डज नॉट हैव। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के पास क्या चीज नहीं होती है। देखो डज नॉट हैव बताना है, ये नहीं बताना है कि क्या है, जबकि ये बताना है कि क्या नहीं है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके पास में होता है और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी होता है। तो वैक्यूम ट्यूब्स उनके पास नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which circuit board issued in all electronic system such as कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड डिजिटल सिस्टम। तो क्या होता है, कौन सा सर्किट बोर्ड होता है? अब देखो यहाँ पे बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आएगी तो ये क्या होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, एक बोर्ड होता है। तो ये पूरा जो डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पे चिप लगेगी, यहाँ पे हमारा प्रोसेसर आएगा, यहाँ कुछ ट्रांजिस्टर्स आएंगे, यहाँ कुछ रजिस्टर्स आएंगे। तो ये सब जो डिजाइन किया जाता है ये पूरा हमारा आर्किटेक्चर ही होता है। और वैसे भी ऑप्शन काट सकते हो, प्रिंटर और वैल्यूज और रजिस्टर ये सब चीजें अलग अलग होती है, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है कंप्यूटर, कैलकुलेटर और डिजिटल सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट क्या होता है दोस्तों? तो सिस्टम यूनिट वो होता है जिसके अंदर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का हाउस होता है, या फिर जहां पे भी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक ही जगह आ जाते हैं वो हो जाता है हमारा सिस्टम यूनिट। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, पूछा जाता है सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो जहां पे भी सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक जगह पे आ जाते हैं तो ये पूरा हो जाता है हमारा सिस्टम यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इट इज कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is metal or plastic case that holds all physical part of a computer। तो भाई ये तो इजी है, मतलब सबको पता ही होगा यार इसका आंसर, है ना। तो राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक मेटल और प्लास्टिक केस होता है जिसके अंदर हमारे सारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं। वैसे उसको सीपीयू भी बोला जाता है, बट सीपीयू सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, मॉनिटर वगैरह सब होते हैं, तो वो पूरा सिस्टम यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कंपोनेंट है जिसमें डेटा प्रोसेस किया जाता है या जो डेटा प्रोसेस करता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है दोस्तों द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसी चीज जिससे डेटा प्रोसेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं या किसके थ्रू ये चीज हो रही होती है? तो ये होता है हमारा सिस्टम यूनिट के थ्रू। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सबका आंसर सिस्टम यूनिट ही आ रहा है क्योंकि हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम यूनिट पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती है ना। इनपुट डिवाइसेस अलग होते हैं, आपको पता ही है, जो भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे हम इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारा मॉनिटर हो गया, इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड हो गए, ऐसे। और स्टोरेज कंपोनेंट अलग चीज होती है, एक्सपेंशन बोर्ड्स अलग चीज होती है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में हमारे बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आरआरबी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। आरआरबी पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना। ये हमारे आरआरबी पीओ के एग्जाम में आया था। अब एग्जैक्टली कौन से ईयर में आया था
वो मुझे याद नहीं है, बट ये आया था। तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें इन पांचों में से कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, मतलब कैसे भी आप मान लो। तो नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, तो नंबर ऑफ कीज कोई भी कीबोर्ड पे उसका कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पे हमारे कंप्यूटर की स्पीड से, परफॉर्मेंस से। तो राइट आंसर होगा हमारा ये। बाकी ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ वीडियो एंड ग्राफिक वर्ड, तो ये तो हमें पता ही है। मेमोरी का भी रोल होता ही है। क्लॉक स्पीड आपको पता ही है प्रोसेसर की कितनी अच्छी हो, जितनी अच्छी होगी उतनी बढ़िया स्पीड हमारी आएगी। एंड द नंबर ऑफ कोर अवेलेबल इन द प्रोसेसर, तो आपने देखा होगा पहले ऐसा आता था हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, ये सारे जो आते थे, तो ये कोर होता था कि इतने कोर का प्रोसेसर है, जितने बढ़िया कोर होंगे उतना बढ़िया उसका परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इंग्लिश वाली एरर मत देखना, है ना। अ डैश डिवाइस इज एनी ए डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू सीपीयू। अब देखो यहाँ पे है ना, वैसे लॉजिकली देखा जाए तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिंपल ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि भाई एक ऐसा डिवाइस बता दो या ऐसी चीज बता दो जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो है डालें और वो सीपीयू के पास में जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन से जाएं तो आउटपुट में तो हमें चीजें डिस्प्ले होती है। अब सीपीयू में ही जा रहा है तो सीपीयू तो आएगा नहीं। मेमोरी में कोई चीज हम डालेंगे तभी तो स्टोर होगा। तो जो डालते हैं, मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो भी डेटा हम डाल रहे हैं, उसको हम इनपुट बोलेंगे, तो वो इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड एज अ टाइप ऑफ इनपुट, इनमें से कौन सी चीज एक टाइप ऑफ इनपुट की तरह ली जाती है या इंक्लूड करी जाती है। तो दोस्तों इसमें डेटा होता है, वो भी हमारा इनपुट की तरह वर्क करता है। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी हमारे इनपुट होते हैं। कमांड्स भी आप इनपुट के फॉर्म में ही दे रहे हैं, और यूजर रिस्पॉन्स भी हम लोग एक इनपुट के फॉर्म में देते हैं। फिर उस तरीके से हमारी मशीन वर्क करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आरआरबी पीओ का ही है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार यहाँ पे लिए हैं। इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फेड इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी कंप्यूटर मतलब इंफॉर्मेशन आती है और वो हमारे सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर में आती है, तो उसको क्या बोलेंगे। अब देखो, पहली चीज तो ये समझना कि हम जब इनपुट दे रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। मतलब हम जो इनपुट दे रहे हैं वो तो हमारा इंटरनल सोर्स से जा रहा है ना, हमने जो चीज दी। एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से कोई चीज आई, तो बाहर से जब कोई चीज हमारे डिवाइस में आएगी तो वो भी इनपुट की तरह ही कंसीडर करी जाएगी, है ना। आउटपुट मत सोचना उसको, ठीक है। थ्रू आउट रिपोर्ट्स प्रोसेस ये नहीं होता है, वो इनपुट ही होता है, तो उसको इनपुट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन डैश फॉर्म। तो इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट डेटा को कन्वर्ट करता है एक ऐसे फॉर्म में जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, उस चीज को वो समझ पाए, उस चीज को वो एक्सेप्ट कर पाए, है ना। सुटेबल फॉर्म में भी बोल सकते हैं, बट सुटेबल नहीं आता है, इसके लिए एक्सेप्ट आता है। यानी वो चीज़, वो डेटा एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे कंप्यूटर को मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया है ना, मैंने टॉपिक वाइज अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाद में मैं आपको जो है मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि सारे एक जैसे ही क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं। अभी ऐसा चल रहा है, बाकी बाद में आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। और सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है, कोई भी क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं है। ये तो आप खैर अब इतना आपने देख ही चुका है, हमने आरआरबी में भी पूरा कंप्यूटर कराया था, तो सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ड इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ विच टाइप। तो जो पर्टिकुलर एक होम अप्लायंस के लिए छोटे कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो कौन सी टाइप के होते हैं? क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं? नहीं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर भी वो नहीं। माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में वो आते हैं जो एक पर्टिकुलर सेवरल फंक्शन, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन करने के काम में आते हैं, है ना। छोटे छोटे फंक्शन करने के जो काम में आते हैं वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। तो जो हमारे डेस्कटॉप होता है और हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनको और क्या बोला जाता है वो अभी हमें यहाँ पे बताना है। डेस्कटॉप और मतलब पीसी वाली बात है ना, डेस्कटॉप पीसी एक ही चीज होता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। तो उसको दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये हमेशा याद रखना कि आपका जो पीसी है
वो हमेशा आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा, इसको रट लेना। सुपर कंप्यूटर आप सबको पता ही होगा, कोई पर्टिकुलर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के काम में आते हैं। मेन फ्रेम एक पर्टिकुलर जो आपका एक टास्क होता है, उसी टास्क को ऑटोमेशन करने के काम में आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर हु ट्रैवल। अब भाई ये तो सबको पता ही है यार, इसमें मतलब बताने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस होता है, आप सबने देखा होगा, है ना। लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको पोर्टेबल डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि उसको हम इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। जैसे अभी ये वीडियो आप टैब पे देख रहे हैं, तो टैब भी एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसको भी मैं इजीली कहीं पे भी, जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे मैं कैरी कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रेगुलरली ला पाऊँ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंडहेल्ड ऑपरेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हैंड हेल्ड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कैसे बताऊं, पर्टिकुलर टास्क वाला, है ना, जिसको बहुत मैनुअली डाटा देख के चलाना पड़ता है, तो वो हैंड हेल्ड हो जाता है। तो वो हमारा सुपर कंप्यूटर भी नहीं होता है, पर्सनल भी नहीं, लैपटॉप भी नहीं। पीडी एक डिवाइस होता है, तो वो वहाँ पे हैंड हेल्ड के काम में आता है। प्लैम टॉप कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। तो प्लैम टॉप कंप्यूटर जो होते हैं भाई साहब, उनको क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। प्लैम टॉप कंप्यूटर ही, मतलब वो जो पीडीए वाला था वही प्लैम टॉप कंप्यूटर होता है, और वही हैंड होल्ड कंप्यूटर में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैंड होल्ड, मतलब होल्ड बोल लो, हेल्ड बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भाई आरआरबी में आया हुआ है क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने ये बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। Which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time। तो यार ऐसा एक कंप्यूटर जो कि वन पर्सन एट अ टाइम हम यूज़ करते हैं, और एक पर्टिकुलर पर्सन के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो डिज़ाइन किया जाता है। तो नेटबुक तो वो नहीं होता है, सुपर कंप्यूटर ऑल इन वन भी नहीं होता है, नोटबुक भी नहीं होता है, वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अ टर्म पीसी। तो पीसी जो टर्म है उसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है। यार ये पीपीटी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, ये है इसका, है ना। तो ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा। पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विथ विच दे कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। तो यही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी मेरे को लगने कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय, नहीं ये सब नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पीसी का एक करेक्ट मीनिंग हमें यहाँ पे बताना था, तो वही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ये सब क्या है भाई साहब, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अभी मैंने बताया था पीसी जो है माइक्रो कंप्यूटर में आता है, लैपटॉप आपका जो है माइक्रो कंप्यूटर में आता है। तो वही यहाँ पे पूछा है कि ये सब क्या है, तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं डिफरेंट टाइप के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कंप्यूटर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग, बाइनरी कोड के बारे में बताना है यार, तो सबको पता, ये तो बेसिक था, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं पहले ही बता देता हूँ। बाइनरी कोड जो है वो कंप्यूटर उसी में चलता है, 0 और 1 में डील करता है, ये याद रखना है ना। फिर बाइनरी, फिर आता है हमारा ऑक्टल आता है, तो ऑक्टल डील करता है हमारा 0 to 7 में। फिर आता है हमारा डेसिमल डील करता है हमारा 0 to 9 में। और फिर आता है हमारा हेक्साडेसिमल जो डील करता है हमारा 0 to 9 और फिर A to F में। ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लेना जितना जल्दी रट सकते हो, और जितना याद कर सकते हो इसको याद कर लेना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 to 1। नेक्स्ट है, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी पीसी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज अ। तो ये हमें बताना है कि ये क्या चीज होती है, एक सेंट्रल कंप्यूटर कौन सा होता है जो कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखो इसमें ना छोटा सा हिंट दूंगा, जब भी ये चीज आ जाए ना कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब अगर ऑप्शन, मतलब वैसे तो 99.9% है कि जब भी कलेक्शन ऑफ डेटा की बात हो रही होगी तो वहां पे सर्वर की बात हो रही होगी। तो हमेशा याद रखना कि कलेक्शन ऑफ डेटा का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और वहां पे सर्वर दिया है, तो राइट आंसर हमारा सर्वर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करी जा रही है, तो मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से, है ना। हम कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई भी चीज़ में डाउट रहे या कोई भी चीज़ में दिक्कत आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक से, तो नहीं दोस्तों, कंप्यूटर हमारा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। सेकंड है इंग्लिश, नहीं है। थर्ड है हमारे पास हिंदी, तो कंप्यूटर हमारे हिंदी लैंग्वेज का भी वर्ड नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लैटिन। कंप्यूटर जो है हमारा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे दिया गया है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। तो हमें ये बताना है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं ग्रुप टुगेदर, और वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको। तो क्या वो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं? नहीं दोस्तों। क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होती है? नहीं दोस्तों। तो क्या वो सर्किट बोर्ड होता है? नहीं दोस्तों। वो होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस सब एक साथ आते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन करोगे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना, और ये पीडीएफ आपको वहीं पे उसी ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी, उसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर। ये टाइपो एरर है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा है करंट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये हमें बताना है कि कैसे एक कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपको वैसे तो नॉर्मल है, ये आपको पता ही होगा। कोई भी मशीन को आपको वर्क करना होता है तो सबसे पहले आपको उसको इनपुट देना होता है, फिर वो मशीन इनपुट लेके उस चीज़ को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद उसको एक आउटपुट देती है, और जो आउटपुट आता है उसको हम स्टोर करते हैं। तो यही हर एक मशीन का यही फंक्शन होता है, इसी तरीके से वो वर्क करती है। तो चलो चेक करते हैं किस में ये है। ऑप्शन 1 है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। तो नहीं दोस्तों, इनपुट सबसे पहले आता है। सेकंड है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। अब इनपुट सबसे पहले तो आ गया, बट इनपुट लेने के बाद मशीन को प्रोसेस करना होता है, तो ये भी गलत है। प्रोसेस फर्स्ट में नहीं आ सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी तो आपको लग रहे होंगे बहुत बेसिक है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ये बेसिक लेवल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल इंक्रीज होगा, और आपको डिट्टो आरबीआई लेवल के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारे भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बट मुझे टॉपिक वाइज लेने हैं, इस वजह से मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे उठा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो प्रोसेस, इसको बताना है हमें कि कौन सी प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है। जब आप एक यूज़र से, जो भी आपका यूज़र है, उससे आप एक डेटा लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक इन्फॉर्मेशन पे, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। तो दोस्तों कंपाइलिंग तो आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ को कंपाइल करना। इंपोर्ट करना मतलब कोई भी चीज़ को डिवाइस में लेना, और एक्सपोर्ट करना कोई भी चीज़ को डिवाइस से बाहर एक्सपोर्ट करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कौन सा इनमें से जो चीज़ है वो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्या इनपुट कंप्यूटर में होता है? होता है। क्या आउटपुट होता है? होता है। प्रोसेसिंग भी होता है। थिंकिंग जो है वो कंप्यूटर में नहीं होता है, तो राइट आंसर कैन नॉट है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थिंकिंग। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इनमें से कौन सा फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है एडिशन, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, तो ये भी कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। थर्ड है बेक अ केक, तो यार केक तो कंप्यूटर बेक नहीं कर सकता है। फोर्थ है डिवीजन, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेक अ केक। अब ये मत कह देना यार एआई आ चुका है और हम ऑटोमेशन कर देंगे, हम कंप्यूटर को किसी मशीन से कनेक्ट कर देंगे और उस मशीन के थ्रू जो है हमारा एक प्यारा सा केक भी बेक हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ हो सकती है, बट वो अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे,
है ना, तो उसको यहाँ पे मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यही है, कंप्यूटर में मार्क्स लाने हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा वैसा आंसर कर दो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। और वैसे भी जो आरआरबी में आपने कंप्यूटर देखा होगा ना, आरआरबी के एग्जाम्स में जो कंप्यूटर आता है काइंड ऑफ उसी लेवल का कंप्यूटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा लेवल में, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी कम है, 20 मिनट में आपको क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है इसकी, ये सब आपको पता ही होगा। अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट भरा है तो आपको पता ही है कट ऑफ हाई जाती है। तो क्वेश्चन से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखोगे, बहुत नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। बेसिक क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एक्सप्लेन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट्स, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? क्या ये कंट्रोल सिस्टम के हैं? नहीं। क्या ये आउटपुट के हैं? नहीं। क्या ये फीडबैक के हैं? नहीं। ये एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे प्रोसेसिंग के, है ना। पार्ट नंबर वगैरह सब प्रोसेसिंग में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर इज और आर। तो मल्टीपल इज और आर लग गया है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल राइट भी हो सकता है। तो हमें बताना है कि बेनिफिट क्या है कंप्यूटर का। वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। क्या ये बेनिफिट है? बिल्कुल जी, ये बेनिफिट हो सकता है। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। तो ऐसा तो नहीं होता है, अगर इनपुट करेक्ट है तभी आउटपुट सही आएगा, अदरवाइज तो आउटपुट सही आता ही नहीं है। थिंक अबाउट प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर कोई थिंक नहीं करता है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज, तो ये तो यार मतलब याद ही कर लेना इसको, तो क्या ही बोलूँ, उसमें समझाने को कुछ है ही। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो था वो था पीडीपी 8 करके था। तो ये हमारा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। बेसिक्स में कुछ है नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, मतलब उसका कुछ वो है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास, या ऐसा उसमें कुछ डिटेलिंग बहुत ज्यादा समझाने की है नहीं, है ना। तो वो चीजें तो बेसिक हैं, वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। तो सबसे महंगा क्या होता है इसमें, वो हमें बताना है ना। क्या सर्वर महंगा होता है? नोटबुक, कंप्यूटर, पर्सनल? नहीं, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है। सर्वर और मेन फ्रेम में हो सकता है। अब देखो, सर्वर तो डेटा स्टोर करने के लिए जो जगह होती है उसको बोला जाता है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सबसे ज्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक ही टास्क को करने के लिए डिजाइन होते हैं और बहुत हैवी टास्क को करने के लिए डिजाइन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से क्या चीज अप्लाई करी जाती है जिससे जो है हम हमारे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं? तो टर्मिनल नहीं होता है, डेस्कटॉप नहीं होता है और हैंडहेल्ड भी नहीं होता है, नोड्स होती है। तो नोड के थ्रू हम हमारे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को या फिर सुपर कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये तो यार सबको मतलब मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। तो वो था सिद्धार्था, है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब बेसिकली मेरे को शॉर्ट फॉर्म याद है, तो ECIL ने ये बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये बनाया था, और ये अराउंड 1979 में बनाया गया था। तो ये चीज याद रखना, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल। तो फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल कहाँ किया गया था, मतलब किस जगह किया गया था, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, मैंने तो लोकेशन के, ये गलत है ना, मुंबई नहीं आएगा यहाँ पे, मैंने तो इसको लोकेशन के हिसाब से याद कर रखा है। तो ये कोलकाता का ही है, TIFR, और मतलब कहीं पे कोलकाता ना दिखे तो कलकत्ता दिख जाएगा आपको, तो ये समझ जाना, ये दोनों में से एक ही है, ठीक है। ISI जो था स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है ये, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। तो ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो तो हमारा, मुझे जितना याद है तो वो परम ही था, हाँ। तो वो जो मैं अभी एक क्वेश्चन आया था ना, फर्स्ट कंप्यूटर और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है और फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्था है, वो मैंने दोनों आपको बता ही दिया है। प्रत्युष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सा सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है? तो
मतलब ये भी रटने वाला ही है यार, 4th सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो भाई साहब सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल बताने हमें। सुपर कंप्यूटर तो वैसे समझ ही गए होंगे ना सुपर कंप्यूटर क्या चीज है। मतलब सुपर कंप्यूटर वो होता है जो बहुत हाई कॉम्प्लेक्स चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करने के काम में आता है, तो उसमें हमें बताना है। तो ये सारे अभी यहाँ पे जो है हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें फर्स्ट मतलब एग्जाम्पल बताना है सुपर कंप्यूटर का। तो ये जो क्रे2 है, ये सब है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर के, तो इनके नाम याद रख लेना, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बट अगर मतलब ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया, तो वो मैं वही बोलूंगा, परम वाला जो सुपर कंप्यूटर था वो इंडिया में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है इन 1991 द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर नेम्ड डैश वॉज डेवलप्ड बाय विजय भाटकर के द्वारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था। अब मैंने देखो, मैं वैसे तो ठीक है सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मैंने इसको कैसे याद रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसमें वैल्यू याद रखी है ना, और मेरे को तो इसका वैल्यू देखते ही आंसर आ गया। हो सकता है कई बार वैल्यू सेम भी मिल जाए, जैसे परम 8000 है तो वो यहाँ पे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, तो अब परम भी याद रख लो और 8000 वैल्यू तो याद रख ही लो। 8000 जो वैल्यू है उसी से इसका जो है आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर, कोई भी प्रोसेस रिजल्ट अगर किसी यूजर को दिया जाएगा या भेजा जाएगा तो उसको क्या मतलब वो चीज किस में दिखाई देगी, वो आउटपुट में दिखाई देगी हमारे। मतलब दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। अब देखो यूजर के पास अगर कोई चीज रिजल्ट में जा रही है तो वो मेमोरी से होके ही जाएगी, है ना। पहले ये तो यार बेसिक अगर आपको पता होगा यार, इतना तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा। इनपुट, फिर मतलब वो प्रोसेस होता है, फिर वो मेमोरी में जाता है, और फिर लास्ट में हमारा आउटपुट आता है ना। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर ये पूरा आर्किटेक्चर काम करता है, ठीक है। और ये प्रोसेस ही मतलब ऐसे मानो कि इस क्वेश्चन मतलब इसमें सारे अगर ये चीज आपको पता है ना कि ऐसा फ्लो चलता है, तो आप इनके सबके आंसर कर दोगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स, अब कौन कौन से आउटपुट होते हैं, मतलब इसमें से आउटपुट किस किस में आता है। तो यार अब सारे ही होते हैं ऑलमोस्ट ये। अब प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर सबको पता ही होगा जो डिस्प्ले होती है, जैसे ये डिस्प्ले ही हमारी मॉनिटर है। प्रिंटर जिससे आप प्रिंट कराते हैं। प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इमेज को कॉपी करने के काम में आता है, मतलब एज इट इज इमेज ले लेता है, तो वो प्लॉटर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल सर्किट्स। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एक इंफॉर्मेशन को भेजने के काम में आता है और उसके अंदर इंटीग्रल सर्किट्स होते हैं। तो ये तो सबको ही पता है यार। इसका हार्ड डिस्क अलग चीज है। हार्ड डिस्क किस काम में आती है, हार्ड डिस्क आती है हमारे स्टोर करने में, डेटा को स्टोर करने में। रैम आपको पता ही है, रोम आपको पता ही है। तो सीपीयू होता है जिसके अंदर इंटीग्रल सर्किट होते हैं जो हमारी इस पूरी प्रोसेस में काम आता है। कौन सी प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेसिंग, ठीक है, मेमोरी, और लास्ट में आता है हमारा आउटपुट। तो इस पूरी प्रोसेस को जज करने वाला होता है हमारा सीपीयू, यही एग्जीक्यूट करता है और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, ये मतलब आपने पढ़ा होगा यार, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, मतलब सीपीयू का ऐसे डिवाइड कर लो, ये 3 होता है। तो एक तो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, एक होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसको बोलते हैं, और एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आप याद कर लो सीपीयू के अंदर। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये वाला नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये 3 चीजें हमारी यहाँ पे होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। तो इसको ऐसे याद करो। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। तो अब ये किसके थ्रू किया जाता है, तो ये लोड होता है, बेसिकली इसको लोड ही बोला जाता है। तो ये लोड के थ्रू ही डेटा जो है हमारा ट्रांसफर होता है, और सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, तो उस रजिस्टर के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो वो किसके थ्रू होता है, वो लोड के थ्रू होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा बेसिक भी है जो बिल्कुल एज इट इज, मतलब आप मानो आर्किटेक्ट, क्योंकि मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पे आप मेन में नहीं देख सकते, वहां पे आप बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेके आओगे। तो हमने वही चीज करी है, हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाया। कुछ लोगों को ये बहुत सिंपल लग रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको लेवल थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज कंप्यूटर ऐड और कंपेयर डेटा। तो कंप्यूटर जो है डेटा को ऐड करता है और कंपेयर करता है, ये चीज कहाँ पे होती है। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना एएलयू वाली, मतलब एएलयू जो होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना। तो ये एएलयू वाली जो भी चीजें होती हैं लाइक कुछ भी चीज ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे भी हो रही है या फिर कंपेयर भी किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है सीपीयू के अंदर ही होगी, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, तो वहां पे ही ये सारी चीजें हमारी कंपेयर होती हैं। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये तो यार अब मतलब बहुत कॉमन है, ये सबने देख ही लिया होगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसके नाम से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, और मैंने हिस्ट्री वाले जो हमारे किए थे सीरीज थी या क्वेश्चंस थे, जो वीडियो आई थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसमें मैंने बताया था कि ये जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ये सीपीयू को बोला जाता है, तो ये याद रख लेना। द मेन जॉब ऑफ सीपीयू, सीपीयू का मेन जॉब क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सीपीयू कैरी आउट प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल, स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। अब देखो ये मेन नहीं है ना, करता है बट मेन नहीं है। स्टोर के लिए हमारे पास अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, वहां पे या रजिस्टर्स हो गए, है ना, उनके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। बट सीपीयू ऐसा पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है। प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी 1 और 3। तो ये दोनों काम सीपीयू बहुत अच्छे तरीके से करता है। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सीपीयू। अब देखो टाइम शेयरिंग टेक्निक क्या होती है। टाइम शेयरिंग टेक्निक होती है जिसमें मल्टीपल काम आप कर रहे होते हो मल्टीपल टैब्स पे, तो उसको हम टाइम शेयरिंग टेक्निक कहते हैं। तो वो बेस्ट यूज किसका होता है, सीपीयू के बेस्ट यूज के लिए हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू, ये मैंने अभी बता ही दिया था, पूरा अच्छे से समझाया था आपको सीपीयू। ठीक है, इसके अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट। ये तीन चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी समझ ली थी। तो एएलयू और सीयू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 स्मॉलर कंपोनेंट यहाँ पे पूछा गया है हमसे, तो एएलयू और सीयू का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। द सीपीयू कंप्राइज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट। तो सीपीयू के अंदर ये भी मैं बता चुका हूँ, अभी मैंने पूरा अच्छे डिटेल से समझाया था। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो यहाँ पे होता है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। तो सीपीयू के अंदर जो लॉजिकल यूनिट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो अभी हमने बताया था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को कंपेयर करने की, कौन सा डेटा क्या है, बड़ा है, छोटा है, किस में कितना कंपेयर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो सारे काम हमारे लॉजिक यूनिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी हमारे आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी प्रीवियस ईयर है वो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो काम में आता है। तो ये सीपीयू का ही काम होता है जो कम्युनिकेशन के काम में आता है, मेमोरी और हमारे लॉजिक यूनिट की। मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, एसएसडी जो भी है, उसको अर्थमेटिक लॉजिक या रजिस्टर, मेनली तो रजिस्टर ही होते हैं क्योंकि डेटा उसमें जाता है, बसेस हो गई तो ये डेटा उसमें जा रहा होता है, तो वही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तक कनेक्ट करता है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कैलकुलेट एंड कंपेयरिंग। तो एएलयू होता है हमारा जो सारे ऑपरेशन आपके परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, सब कुछ। तो ये जितने भी कैलकुलेशन वाले जो है सारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। नेक्स्ट है पिक द वन दैट इशूड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपेयर सच एज लेस देन इक्वल टू। ये सब मैं बता चुका हूँ, सारे ये एएलयू ही करेगा, है ना। कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं आ रहा अब इसमें। एएलयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वाला ई ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू की फुल फॉर्म होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज एएलयू परफॉर्म। तो वही बेसिक 4 जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों परफॉर्म करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। प्रोसेसर कंसिस्ट अ कंट्रोल यूनिट एंड अ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो ऑब्वियस है, अभी बताया था। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स। तो वही दोनों मिलके हमारा अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों मिलके हमारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड
बिटवाइज ऑपरेशन ऑन इंटीग्रल बाइनरी नंबर्स। तो ये देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है, बट सिंपल भाषा में अगर आपको बोला जाए तो इसमें पूछा गया है कि भाई ऐसे कौन सी यूनिट है जो नंबर के ऊपर अपने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेशन तो आपको पता है ALU करता है। अब नंबर के ऊपर जब मतलब कोई भी ऑपरेशन है, अगर प्लस भी करना है तो किसी ना किसी नंबर के ऊपर ही होगा, माइनस करना है तो वो भी किसी ना किसी नंबर के ऊपर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल मेमोरी इन CPU इज नथिंग बट। अब इंटरनल मेमोरी जो होती है CPU की वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स होते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, तो वो CPU की इंटरनल मेमोरी होती है। और यही जो रजिस्टर्स होते हैं यही हमारे काम में आते हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा मूव करने के लिए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो मूव हो रही होती है वो रजिस्टर्स के थ्रू ही मूव हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन स्टोर एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये सारे जो भी काम है ना, इंस्ट्रक्शन देना, लेके जाना, होल्ड करना, ये सब के सब हमारे रजिस्टर में होता है ना। बसेस स्टोर नहीं करता है, बसेस में सेंड होता है, तो रजिस्टर में हमारा जो डेटा है वो स्टोर भी किया जा सकता है भेजते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज। तो ये क्या होता है, ये सब किसका काम होता है? ठीक है, द पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो CPU होता है ना, CPU के अंदर 3 पार्ट होते हैं, वो मैंने भी आपको यहाँ पे समझाया था। तो CPU के जो 3 पार्ट थे उसके बारे में हमने, ALU के बारे में तो बहुत बात हो चुकी है, मेमोरी यूनिट के बारे में भी बात हो चुकी है, बट कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, इन्हीं ऑपरेशन को पूरी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कराने का जो काम है वो हमारा कंट्रोल यूनिट का हो जाता है। आया समझ कंट्रोल यूनिट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? तो ये सारे ऑपरेशंस को लेके जाना, परफॉर्म कराना, ये सारा काम, पूरा एक कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट का होता है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम इज। अब हमें बताना है कि अनप्रोसेस आइटम के कलेक्शन को क्या बोला जाता है। तो क्या वो इंफॉर्मेशन होता है? नहीं दोस्तों। क्या वो डेटा होता है? डेटा वो हो सकता है। क्या वो मेमोरी होता है? नहीं। क्या वो रिपोर्ट्स होता है? नहीं। तो देखो कोई भी अनप्रोसेस आइटम हो या प्रोसेस आइटम हो, वो एक डेटा की फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेटा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन एज इट इज दोस्तों उठ के RRB क्लर्क में आया था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PYQ डाल लो आप इसको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और RRB क्लर्क में आया था, तो मैंने एज इट इज इसको उठा लिया है। तो क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो हमें बताना है कि इस, मतलब बेसिकली हमें बताना है कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग ये किस चीज़ के लिए होती है। तो प्रोसेसिंग के लिए तो नहीं होगी, आउटपुट के लिए भी नहीं होगी, इनपुट के लिए भी नहीं होगी और स्टोरेज के लिए भी नहीं होगी। तो डेटा के रिगार्डिंग ही ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अब आप देख लो RRB क्लर्क का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऐसा डरना वरना मत, देखना ऐसे कभी लगना नहीं चाहिए, कभी आपको पता लगे समझ में नहीं आए कि क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि डैश डेटा क्या अब प्रोसेस डेटा होता है? नहीं। सॉफ्टवेयर डेटा होता है? नहीं। तो ये दोनों गलत है। स्टोरेज डेटा भी कुछ नहीं होता है। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है कि कौन सा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन। ये भी RRB क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देख रहे हो आप, मतलब मैं ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर से भी उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन हमने हमारी साइड से भी बनाए हैं यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज। मतलब हमें बताना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को रन करने के यूज में आती है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। ऑप्शन है हमारे पास हार्डवेयर, CPU, पेरिफेरल या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका देखो हार्डवेयर तो नहीं होता है, CPU भी नहीं होता है, पेरिफेरल से भी कोई लेना देना नहीं है।
तो ये बेसिकली डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब डेटा ही तो हम दे रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आरआरबी पीओ में आया था ये पहले का, तो ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे मुझे याद आएगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा ताकि आप लोगों को भी पता रहे। द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन इज कॉल्ड। तो हमें बताना है कि स्टेप या टास्क ऐसे जिसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं, क्वेश्चन करते हैं या क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पे, तो उसको क्या बोलता है, क्या उसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी उसको नहीं बोलते हैं, सिस्टम यूनिट भी वो नहीं होता है, हार्डवेयर यूनिट भी वो नहीं होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंस्ट्रक्शंस, उसको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। अब हमें बताना है कि सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बना था वो क्या है, मतलब वो कौन सा है। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो सबसे पहले बनाया गया था वो हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेटर। क्या कैलकुलेटर अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था? नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है अबेकस, फिर है हमारे पास डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो ये तो सबको पता होगा यार, अबेकस जो है हमारा वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, है ना, अर्लीस्ट या फर्स्ट बोलो। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, जब आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है, तो दोस्तों उसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा अबेकस। आपने देखा होगा अबेकस ऐसा एक डिवाइस होता है, ऐसा उसमें यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगी होती है और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे बॉल्स होती है, उन बॉल्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है ना। यहाँ पे एक डिवाइडेशन होता है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, तो उसके थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हमारा अबेकस होता है। तो वो हमारा अबेकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है अबेकस के बारे में ही है। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, अब अबेकस कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे है अबेकस कैन परफॉर्म, क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि अबेकस क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास एडिशन, क्या अबेकस परफॉर्म कर सकता है? हाँ दोस्तों, एडिशन अबेकस परफॉर्म कर सकता है। क्या आप अबेकस से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अबेकस से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या आप अबेकस से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है हमारा नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कैलकुलेट इज कॉल्ड, यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। तो नेपियर्स टेक्नोलॉजी जो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था उसको क्या बोला जाता है? तो ये तो यार बट ऑब्वियस है, आप सामने भी देख रहे होंगे इसका आंसर, तो है ना, नेपियर्स टेक्नोलॉजी जो है उस यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? अब सब लोग यहाँ पे बहुत ज्ञान लगाएंगे। तो देखो नेपियर है, यहाँ पे भी नेप्टोलॉजिया है, तो सब इसको राइट करके आएंगे, और जैसे ही आप इसको राइट करके आएंगे तो आपका 0.25 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं करना है, पढ़ के जाना है पूरा प्रॉपर तरीके से, आप लोगों को पढ़ के जाना है ताकि आपका जो 0.25 माइनस ना हो, क्योंकि नाम मैच करके आप तुक्का लगा तो आओगे बट फिर गलत हो जाएगा, तो फिर आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 0.25 नहीं होता, वो 1.25 होता है, पर ठीक है, जिसको समझ आया उसको आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसको बोला जाता है रेप्डोलॉजिया, यानी ये वाला ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल लाइन इज ऑल्सो नोन एज, पास्कल लाइन को अब क्या बोला जाता है? क्या वो अबेकस बोला जाता है? नहीं। क्या वो एडिंग मशीन बोला जाता है? बिल्कुल सही। डिवीजन मशीन भी नहीं बोला जाता है और डिफरेंस मशीन भी नहीं बोला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडिंग मशीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंच कार्ड वर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, पंच कार्ड जो अभी आप लोग आपके स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर आपने कहीं पे भी यूज़ किया होगा आइडेंटिटी कार्ड, तो वैसे पंच कार्ड जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे वो कब हुआ था? इंट्रोड्यूस बाय मतलब किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास पावर्स, पास्कल, जैक्वार्ड और हरमन। तो हमें बताना है कि ये जो पंच कार्ड है ये सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे जैक्वार्ड, है ना। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, काफी बार आ भी जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो ये तो मैंने मेरी एक ट्रिक बताई थी आपको, उससे आपको याद रखना है कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है।
फादर ऑफ कंप्यूटर वैसे तो ये सबको याद ही होगा, डेनिस रिची नहीं है, नेफियर नहीं है, एलन टर्निंग भी नहीं है, चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है। मैंने एक ऐसा पूरा सेशन लिया हुआ है आरआरबी में, मैंने ये सारी चीजें कराई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले जब आरआरबी के एग्जाम चल रहे थे तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के टाइम पे मैंने हमारे इस चैनल पे कंप्यूटर अवेयरनेस कराया था। आप जाके जब वो वीडियोस चेकआउट करोगे, उसके कमेंट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इतने क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट एज इट इज उठ के पेपर में आए थे। तो आपको उस बात से ये चीज तो समझ आ ही जाएगी कि हम क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आ रहे हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये भी मैंने वहां पे पढ़ा है। तो मॉडर्न कंप्यूटर का है एलन टर्निंग, और अगर पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर तो आएगा चार्ल्स बेबेज। तो अभी तक आधे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ना, हम 40 क्वेश्चंस लेके आए हैं और जिसमें अभी तक हम 20 क्वेश्चंस अप्रोक्स कर चुके हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो ऑप्शन है हमारे पास बेसिल, पास्कल, तो इन्होंने तो ये नहीं किया था। चार्ल्स बेबेज ने ये एनालिटिकल इंजन जो है वो डेवलप किया था। डेनिस रिची भी नहीं है और एलन टर्निंग भी नहीं है। तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ये थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। सेम और क्रेले, अब देखो कई मतलब इसके काफी सारे हैं ना। एलन टर्निंग को भी बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, उनको बोला जाता है। तो ये क्रेले वाला है क्योंकि इन्हीं के नाम पे जो है सारे सुपर कंप्यूटर दिए गए हैं। मतलब इसको ऐसे समझो, ये जो है ना क्रे वाले जो भाई साहब हैं, इन्हीं के नाम पे सारे सुपर कंप्यूटर दिए गए हैं। तो यही राइट आंसर है इनका। इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम प्रत्याशु वाज अनवील्ड एट। तो ये जो था प्रत्युष जो था, ये कहाँ पे अनवील्ड किया गया था, तो ये वही पुणे वाला था, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटोलॉजी पुणे, यहाँ पे हुआ था। और सुपर कंप्यूटर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, कोलकाता है। चूज द ऑड वन आउट हमें यहाँ पे चूज करना है। तो वही माइक्रो मिनी सुपर तो एक ही होता है, डिजिटल कंप्यूटर जो है ये अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जो है कंबाइंड प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी। तो वैसे मान के चलना एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर अलग होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मिनी माइक्रो सुपर ये सब उसमें आ जाते हैं। तो उन दोनों की जो कंबाइंड प्रॉपर्टी होगी वो हाइब्रिड कंप्यूटर में होगी। ठीक है। द डैश computer is the most common type of computer. It is used to process information which quantities usually using binary number system। ये अभी बताना है। तो वो डिजिटल वाला होता है ना, इसको ज़्यादा लोड मत लो इतना। कैलकुलेटर वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड। तो कैलकुलेटर कौन से कंप्यूटर वर्क टाइप मेथड पे काम करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो डिजिटल पे वर्क करता है ना, क्योंकि नंबर ही होते हैं ना, तो वो डिजिटल पे वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्टिंग एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म। तो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। तो वही हाइब्रिड है, जहाँ एनालॉग वाला आ रहा है तो वो हाइब्रिड वाला ही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं है। तो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग तो होता ही है, मल्टी कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर कोई कंप्यूटर टाइप नहीं होता है ना। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो ये है वो, देखो मैं बोल रहा था ना स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं, मेन फ्रेम बहुत हाई क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टास्क हो गया, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग प्रोसेस हो गया ना, उसके लिए जो यूज किया जाता है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटिंग ब्रेन वर्किंग। तो ये बताना है कि सबसे फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ऐसा समझ लो। तो वो क्वांटम कंप्यूटर में आएगा। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज होगी, मतलब कोई भी डिवाइस आएगा जो बहुत फास्टेस्ट वर्क कर रहा होगा, तो वो सारे क्वांटम कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कितने, शायद 5-6 क्वेश्चन और रह गए हैं, बाकी तो हो ही चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ओरेकल कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओरेकल, क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट है विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। तो डिजिटल सिग्नल,
अब ये थोड़े से ना क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं ताकि मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगे कि अपन वही वही काम कर रहे हैं। तो मोडियम का काम होता है जो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सब तो यार मैंने पढ़ा ही रखा है, HTTP FTP SMTP, ये सब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML फ्रंट एंड जो आपके पेजेस होते हैं वो बनाने के लिए काम में आती है, तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नॉट अ वेब ब्राउजर बताना है, तो विंडोज कोई भी वेब ब्राउजर नहीं होता, क्रोम फायरफॉक्स एज वेब ब्राउजर है। तो नॉट पूछा तो विंडोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, अब इसमें कौन सी चीज यूज्ड किया गया था एज अ मेमोरी यूनिट। तो रैम उस टाइम पे यूज नहीं की जाती थी, फ्लॉपीज भी नहीं थे और कार्ड भी नहीं थे, तो उस टाइम पे काउंटर व्हील्स करके एक टूल था, उसका यूज किया जाता था। तो कभी भी कोई भी पूछे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो एनालिटिकल इंजन डेवलप हुआ था उसमें क्या यूज किया गया था, तो वो था हमारा काउंटर व्हील। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। तो ये भी यार मैं ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, काफी बार पूछा गया है और काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये बहुत फेमस है, मतलब मोस्टली आपको रिपीटेड देखने को मिल ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखो, मेरे को तो इसका आंसर पता है ना, तो ये हरमन वाला जो है यही इसका राइट आंसर है। बाकी हॉवर्ड्स, बेसिल पास्कल और जॉन नेफियर, तो ये तो नहीं ही है, तो राइट आंसर यही है फर्स्ट वाला। मैंने इसको याद कर रखा है यार, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ तो मेरे को वो चीज़ याद हो गई है, बट आप लोगों को भी याद करना ही है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका ये जो टाइम है आधा घंटा या 1 घंटा जो भी आप मुझे दे रहे हो, इसमें मैं मेक श्योर करूँगा कि अगर आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में जा रहे हो तो आपका कंप्यूटर में तो मार्क्स नहीं कटे, आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर पढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। जब भी आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा या आपने कैसा स्कोर किया। Who among the following created electronic discrete variable automatic computer, जो कि ये फर्स्ट जनरेशन में आता है हमारा, with a memory to hold both and store, मतलब इन्होंने एक ऐसी मेमोरी बनाई है जिसमें प्रोग्राम भी और डेटा भी स्टोर किया जाता है। तो ये किसने बनाया है, तो थॉमस जी ने तो ये नहीं बनाया, सैमुअल जी ने भी नहीं बनाया और पार्क जी ने भी नहीं बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन वॉन न्यूमन, इन्होंने ही ये चीज़ बनाई थी। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, तो अब ये बता रहे हैं कि पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया था, तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ये तो, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से कर रहे होंगे तो आपको इसका आंसर ऑटोमेटिकली पता लग ही गया होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया था वो है हमारा EDSAC, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अपोजिट है। प्रीवियस क्वेश्चन में ये यूज़ हुआ था। मार्क 1 भी फर्स्ट जनरेशन है, एज भी है, बट जिसमें स्टोर हुआ था वो ये था। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ये तो यार रट लेना, याद कर लेना, है ना। ये वाली चीज में कोई दिमाग लगाने वाला है ही नहीं, ये बेसिक है, जो पुरानी चीजें हैं एकदम एज इट इज उठ के आ रही हैं। अगर ये आती है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से तो यही निकलेगा, अगर ये आती है तो ये राइट आंसर आपका होगा ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवेक, है ना। ये सारे फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, बट राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो था हमारा यूनिवेक। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, तो कौन सी जनरेशन में जो है कंप्यूटर की साइज सबसे ज़्यादा बड़ी थी। तो देखो यहाँ पे दिया फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इसको काट लो, सेकंड जनरेशन होना चाहिए था। थर्ड जनरेशन में भी नहीं है। जैसे जैसे जनरेशन पे हम नीचे आते गए, मतलब बढ़ते गए, वैसे वैसे साइज़ कम होती गई। तो फर्स्ट जनरेशन पे सबसे बड़ी साइज़ के कंप्यूटर हमें देखने को मिले थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पे बेस्ड थे, क्या ट्रांजिस्टर पे थे, नहीं, क्या कंडक्टर्स, नहीं, IC नहीं, वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थे। ये वाली चीज़ भी याद रखनी है, जैसे जैसे अभी आप आगे वीडियोज़ में आओगे, रेगुलर हम रहेंगे, तो मैं आपको ये याद करा दूंगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज़ किया गया था, सेकेंड में कौन सा यूज़ किया गया था, थर्ड में कौन सा यूज़ किया गया था, ये सब हम यहाँ पे याद कर लेंगे। तो वैक्यूम ट्यूब्स हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए गए थे। कंप्यूटर बिल्ड बिफोर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर से पहले जो कंप्यूटर बने थे उनको हम क्या बोलते थे, तो उनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बोला जाता था। मैकेनिकल नहीं होते थे क्योंकि
एज इट इज मतलब एग्जैक्ट वे से काम नहीं करते थे। इलेक्ट्रिकल तो था ही नहीं और इलेक्ट्रॉनिक्स था ही नहीं, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर उनको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? तो वो मशीन लेवल मतलब लैंग्वेज यूज़ करते थे। असेंबली लैंग्वेज उस टाइम पे नहीं थी और हाई लेवल भी नहीं थी। तो ये तीनों ऑप्शन तो कट गए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मशीन लेवल। नेक्स्ट है, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज विटनेस इन विच ईयर। तो हमें बताना है कि ईयर बताना है बेसिकली, कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका ईयर हमें बताना है कौन सा था। तो ऑप्शन देखो, 40 और 56 वाला तो नहीं है, 63 और 72 वाला नहीं है, 57 से 62 वाला है ना। और प्रेजेंट में तो आपको पता ही है, सेकंड जनरेशन को तो गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे, है ना। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन था, ट्रांजिस्टर, फिर माइक्रो प्रोसेस आईसीज, और माइक्रो प्रोसेसर, फिर आईसीज। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजिस्टर। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो फर्स्ट जनरेशन का जो भी हमारे कंप्यूटर थे उनकी स्पीड किस में मेजर करी जाती थी? मतलब स्पीड किसी ना किसी टर्म में मेजर करी जाती है। तो क्या नैनो सेकंड्स में थी, या नैनो मिली सेकंड्स में थी, या माइक्रो सेकंड में थी? तो वो दोस्तों मिली सेकंड में मेजर करी जाती थी। नेक्स्ट है, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन। तो टाइम शेयरिंग किस में पॉसिबल की गई? मतलब कौन से जनरेशन में टाइम शेयरिंग, कंप्यूटर के बीच में जो टाइम शेयरिंग होती है वो कौन सी जनरेशन में लाई गई? तो फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं आई थी, सेकंड जनरेशन ऑनवर्ड्स हमें टाइम शेयरिंग देखने को मिल गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ईयर बताना है हमें। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है कौन से ईयर में थे, मतलब कौन से ईयर से कौन से ईयर में थे? तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, गड़बड़ नहीं है, सही है ये। तो फर्स्ट जनरेशन तो हमने देखा था 57 से 62, तो 63 से 72, सॉरी ये सेकंड जनरेशन हमने देखा था। तो थर्ड जनरेशन होगा ये हमारा 63 से 72 वाला। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसीज वर स्टार्टेड टू बी यूज इन विच जनरेशन। तो ये कौन सी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लग गए थे? तो ये थर्ड जनरेशन में हमारे यूज होने लग गए थे। फिर माइक्रो प्रोसेसर आया था और फाइनल में तो एआई आपको पता ही है। वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, और लास्ट में जो है एआई अभी हमारा चल रहा है ना। एआई और मशीन लर्निंग वाला जो अभी हमारा चल रहा है स्मार्ट कंप्यूटर, वो ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप इज अ कॉमन निकनेम ऑफ। तो किसका? ट्रांजिस्टर का निकनेम चिप होता है? नहीं। रजिस्टर का होता है? नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट का चिप निकनेम होता है हमारा चिप। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज इन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ। तो ये हमें बताना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। इवन दो मैं आपको बताऊं कि ये रिसेंट कोई ना कोई आरआरबी में पूछा गया था। मुझे अभी एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये अभी मतलब अभी ये मानो आप 2-3 साल में ही कहीं ना कहीं पूछा गया है कि जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जो चिप है, वो किस कंपोनेंट के बनते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वैसे तो काफ़ी लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ। क्या वो कॉपर के बनते हैं? नहीं। एल्यूमिनियम के नहीं, गोल्ड के भी नहीं, वो बनते हैं हमारे सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किसने डेवलप किया था? तो उनका नाम था जेएस किल्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हमारा ये रहा। हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल राइट आंसर होता है हमारा, मतलब फुल फॉर्म होती है HTTP की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताना है, इनमें से कौन सा? तो विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस, तो ये तीनों तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि MS एक्सेल जो है हमारा वो एक टूल हो जाएगा, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा? MS एक्सेल। और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, तो यही रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर? है तो लैन, वैन और मैन तो होता है, ये 10 कोई भी नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा 10। तो ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। तो इसी RBI असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेगी। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और मैं तो बोलूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वैसे भी बहुत बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन सारी हम लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे देते
रहते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस के बारे में बताना है हमें कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। हार्डवेयर तो है ही नहीं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, तो एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट circuitry in a computer system that direct the operation of the processor। तो कंप्यूटर में मतलब ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट सर्किटरी होता है जो प्रोसेसर को डायरेक्ट करता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है। तो ये काम भी हमारा जो है कंट्रोल यूनिट करता है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन, तो ये सारे काम भी कौन करता है? हमारे कंट्रोल यूनिट करता है। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट के ही यहाँ पे अब टॉपिक चालू हो चुका है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो ही आपका सारा डेटा ट्रांसफर कर रहा है, या जो भी पूरी प्रोसेस हो रही है, मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, एग्जीक्यूट होके कहाँ जाएगा, वो सब कुछ A to Z जो है हमारा कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सो देयर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। ये कंट्रोल सिग्नल आएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल सिग्नल होता है जो जनरेट करे जाते हैं, जिसके थ्रू ये सब कंट्रोल में आता है। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड, जो भी मेमोरी यूनिट डायरेक्टली सीपीयू के साथ में कम्युनिकेट करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सीपीयू रिवर्ट्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो सीपीयू जब भी अपने डेटा और इंस्ट्रक्शन को, नहीं यार मैंने गलत बोला ना, ये सेकेंडरी नहीं होता, सॉरी, मेन मेमोरी होता है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। तो मेन मेमोरी होता है जो डायरेक्टली हमारा कम्युनिकेट करता है ना। सॉरी दोस्तों, मेरी गलती थी। डायरेक्टली मेमोरी यूनिट होता है वो कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। तो सीपीयू अपने डेटा कहाँ से लेता है? तो वो मेन मेमोरी से उठाता है सारे डेटा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, ये था हमारा डे 3। डे 4 में हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। अभी हो सकता है कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा हो, मजा जब आएगा जब आप मिक्स क्वेश्चन करोगे। अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो हमें टॉपिक के बिल्कुल 0 क्वेश्चन भी उठाने हैं और बहुत हाई लेवल क्वेश्चन भी उठाने, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही था गाइज। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।